नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से पूरे जोश और उमंग के साथ हम लोग दोबारा से जो है इस चैप्टर के साथ जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं उसका कारण है क्योंकि मैंने जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए उसमें अभी पूरा जो ये चैप्टर है आपका पालमपुर के बारे में वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हमारा अंतिम लेक्चर है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का, जो हमारा पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर या पालमपुर गाँव की कहानी का। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में सीख के आए हैं, हमने पालमपुर के बारे में जो है पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। अब ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है या आपको हमारा चैनल ही क्यों ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, उसका कुछ कारण है। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादातर वो बच्चे देख रहे हैं जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं या जो हमारे गाँव के आसपास के बच्चे हैं जिनके साथ मेरा रिलेशन है या जो मुझे जानते हैं, तो वही लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और इस चैनल का जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सबका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या मेन जो एम है वो यही है ताकि हम अच्छी और सस्ती और निःशुल्क शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करा सकें, ऐसा हम लोगों का मानना है। और इसीलिए हम अपने वीडियोस पे पूरी मेहनत करते हैं। बच्चे का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए जिससे उसको एग्जाम में दिक्कत आए। पिछले वीडियो आपने देखे, वीडियो हमारे जो है वो ज़्यादा लेंथी इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अभी नया चैनल है, तो नए चैनल की ग्रोथ मतलब हम लोग और भी ऐसे बच्चों के पास पहुँचें, तो इसलिए थोड़ा वीडियो की लेंथ पे हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। वीडियो जो है छोटा रहता है, हालांकि आपके लिए बेनिफिट ही रहता है उसमें कि छोटा वीडियो जो होता है वो आप जल्दी देख लेंगे। अब बात आती है कि सर ये सब आप हमें सिखा रहे हैं, ये काम कहाँ आता है? मतलब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में जो चीज़ें सर आपने बताई ये हमारे जीवन में कहाँ काम आएंगी? देखिए, क्लास 9th में क्या होता है, बच्चा उतना मेच्योर नहीं होता है कि वो एकदम से इकोनॉमिक्स को समझ जाए। तो वो एकदम से इकोनॉमिक्स को ना समझने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको आसान बनाने के लिए ही इस चैप्टर को यूज में लाया गया। मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है, पालमपुर जैसा कोई गाँव जो है वो भारत में लाया नहीं करता है। ये एक काल्पनिक कहानी थी। तो इस गांव से आपको इकोनॉमिक्स की जो बेसिक समझ होती है वो आ जाती है कि भाई कोई भी धंधा स्टार्ट करना है, कोई भी काम धंधा हमको स्टार्ट करना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। मतलब आप ही अपने आप को एज ए बिजनेसमैन अगर आप अपने आप को कंसीडर करेंगे, मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलनी है, कोई मॉल खोलना है, कोई आपको कोल्ड स्टोर बनाना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस चीज़ की समझ जो है वो आपको ये चैप्टर देता है। तो हमने पालमपुर की बात की थी, तो पालमपुर में हमने ये भी देखा था कि भाई ज़्यादातर किसान हैं। 75% पॉपुलेशन जो है वो पालमपुर की क्या है, किसान है। अब किसान को क्या चाहिए होता है, किसान जब भी नई फसल उगाता है तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो पैसा वो अपनी फसल में इन्वेस्ट करता है ना, लगाता है फसल को उगाने में, उसको पूंजी बोला जाता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। हमने पूंजी की बात की थी। पूंजी हमारी दो प्रकार की थी, एक थी भौतिक पूंजी और एक थी आपकी हमने भौतिक पूंजी की बात की थी। भौतिक पूंजी दो प्रकार की थी, एक थी स्थायी पूंजी और एक थी कार्यशील पूंजी। वहां पे हमने डिटेल में इन चीजों पे बात की थी। आज वाले इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि सर आप जो ये वीडियो लेके आए, आप भी तो ये सोच रहे होगे मन में, सर इस वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। आज वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि सब पालमपुर के लोग पैसे की व्यवस्था कैसे करते थे। जैसे आपके पिताजी अगर किसान होंगे ना, तो देखा होगा नई फसल कोई उगानी है तो उस समय उनको पैसों की बड़ा जरूरत रहती है। ऐसे पालमपुर में भी तो किसान थे, उनको भी पैसों की जरूरत होगी। तो वो सब अपने लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करते थे, यानी कि पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अगर आपको कोई भी नया काम करना है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी नई फसल उगानी है, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की। पूंजी का मतलब कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी हम बता चुके हैं आपको, दो तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, जो एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं, एक बार पैसा लगाते हैं। जैसे किसी भी काम को करने के लिए आपने जो मशीन मंगाई वो आपकी स्थायी पूंजी हो जाती है। और उसमें जो लोग लगते हैं, जो शारीरिक और मानसिक श्रम देते हैं, उनको देने के लिए, उनकी मजदूरी को देने के लिए जिस पैसे का इंतजाम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी, या लोगों की जरूरत को बढ़ाते हैं। तो पालमपुर में लोगों को पूंजी की आवश्यकता क्यों होती थी? जब पालमपुर में ज्यादातर कौन थे, किसान थे। तो पालमपुर के जो किसान थे उनको उन्नत बीज, खाद और मशीनों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। अब जब पालमपुर में लोगों को बीज, खाद और मशीन खरीदने के लिए जरूरत पड़ती थी, तो साहब कौन कहाँ से इंतजाम करता था?
हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया कि साहब पालमपुर में ना दो तरह के किसान थे, एक छोटे किसान थे और एक बड़े किसान थे। छोटे किसान वो थे जो 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन जिनके पास थी, और बड़े किसान वो थे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन थी। और कुछ किसान ऐसे होते हैं मझोले होते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन थी वो छोटे किसान थे। 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक जिनके पास भूमि थी वो मझोले किसान थे, और 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की भूमि थी वो बड़े किसान थे। बात आती है साहब ये पैसा लाते कहां से थे? छोटे किसान कहां से लाते थे, बड़े किसान कहां से लाते थे? भाई छोटे किसान और बड़े किसान दोनों के जो सोर्सेस थे ना वो अलग अलग थे। कैसे अलग अलग थे? हम पहले छोटे किसान पे बात करेंगे। सब छोटे किसान क्या कर रहे थे? छोटे किसान जब पूंजी की व्यवस्था करते थे तो वो 2 जगह से करते थे। हमने देखा होगा आपके गांव में भी, आपके गांव में अगर आपके पिताजी छोटे किसान हैं तो वो 2 जगह से पैसे का अरेंजमेंट करेंगे। या तो वो किसी बड़े जो जमींदार होंगे उनसे पैसा लेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, मार्केट में जो साहूकार जो सुनार बैठे होते हैं ना, साहूकार जो ब्याज पे पैसा देते हैं, तो उनसे व्यवस्था करते थे। तो छोटे किसान जो है वो बड़े किसानों और साहूकारों से क्या करते थे, पैसे की व्यवस्था करते थे। अब होता क्या है, जब कोई किसान जो है किसी साहूकार के पास या किसी बड़े किसान के पास जाता है तो वो क्या करते हैं, वो फाउंडेशन क्रिएट कर देते हैं कि हम, एक स्टोरी है आपके इसमें कि एक महिला होती है साहब, वो छोटी किसान होती है, तो उसको अपने खेत में फसल उगानी होती है, तो वो बड़े किसान के पास जाती है और उससे साहब कुछ पैसा लेती है। लेकिन जब वो बड़ा किसान पैसे देता है ना छोटे किसानों को, तो वो ये कहता है कि भाई आप पैसा, आपको जरूरत है आप ले जाइए, आप हाई इंटरेस्ट रेट पे वो एक तो पैसा देगा। उसके बाद वो एक फाउंडेशन और क्रिएट कर देता है। वो ये कहेगा आपसे कि ऐसा है साहब, पैसे तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब हमको मजदूरों की जरूरत पड़ेगी ना, जब मेरे खेत में काम होगा तो आपको मेरे खेत में काम कराना पड़ेगा, तभी पैसे देंगे। ये आम प्रोस्पेक्टस बना हुआ है। गांव देहात में यही होता है कि बड़े किसान जब छोटे किसान को पैसा देते हैं तो उनसे एक करार कर लेते हैं कि भाई हमारे खेत में जब काम होगा तो आप अपने खेतों में भी काम करो और साथ में हमारे खेतों में भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी हम आपको पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। साहूकार क्या करते हैं साहब? साहूकार तो खेतों में काम करने के लिए नहीं बुलाते, तो ये क्या करते हैं, ये साहब आपसे कोई ज्वेलरी हो गई आपकी सोने की चांदी की, ये आपको पैसे देने के बदले में एज ए गारंटी के तौर पे उसको रख लेंगे और साहब आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। और फिर यही छोटे किसान इस पैसे को ले जाकर उन्नत किस्म के बीज, खाद और मशीन, ट्रैक्टर वगैरह ये खरीदते हैं। अब भारत में क्या समस्या आती है? भारत में समस्या क्या है कि भारत में अगर हम किसानों के लिए अच्छी पूंजी की व्यवस्था कर दें, अच्छी पूंजी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें वित्तीय संस्थाएं बनानी पड़ेंगी। भारत में वित्तीय संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे आपकी बैंक हो गई, वो भी किसानों को जो है लोन देती है या पूंजी की व्यवस्था कराती है। दूसरा, एक संस्था बनाई गई है NABARD, नाबार्ड बोलते हैं इसको। नाबार्ड जो है वो प्रॉपरली जो है वो किसानों के लिए ही बनाई गई है, इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इतनी आसानी से किसानों को जो है ऋण नहीं मिलता है। अगर कोई किसान जो है जाता है बैंक में तो बहुत सारे उसको जो है टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होती है, तब जाके कहीं उसको पैसा मिल पाता है, तो बड़ा दिक्कत आती है। तो अगर आपको भारत में किसानों का विकास करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करानी होगी। उनके लिए पूंजी इतनी आसान हो जाए कि वो किसी भी बैंक में जाएं और उनको जो है जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए, ज्यादा किसी भी कठिनाई के। तो भारत में ये सबसे बड़ी मेन समस्या है, जो हमने कहाँ से सीखी, पालमपुर से, कि पालमपुर में अगर साहूकार और बड़े किसान ना होकर कोई वित्तीय संस्था होती जो आसानी से पूंजी की व्यवस्था करा दे किसानों के लिए, तो इन किसानों का जो है बहुत अच्छे से भला हो जाएगा। उसके बाद चलो ये तो बात हो गई साहब, आपने बता दिया छोटे किसानों की। फिर बड़े किसान क्या करते थे? सब बड़े किसान क्या करते थे, बड़े किसान वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेते थे। वित्तीय संस्थान का मतलब, भाई बड़े किसान हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है तो वो अपने पैसे को किसी वित्तीय संस्था में रखेंगे। वित्तीय संस्था का मतलब वो किसी न किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और सब अपनी जो सेविंग्स होती हैं उनको बैंक में जमा करते हैं। और जब उनकी सेविंग्स बैंक में जमा होती है तो जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो या तो वो उन्हीं बैंक वित्तीय संस्थाओं से पैसा निकाल लाएंगे अपना, और उन वित्तीय संस्थाओं में उस पैसे के बदले उनको इंटरेस्ट मिलता भी है। उसके बाद कि साहब एक तो ये हो गया कि वित्तीय संस्थान में उनका पैसा जमा था वो निकाल लेंगे, नहीं तो भाई वो वहाँ के कस्टमर हैं, उनको बैंक को ट्रस्ट है कि भाई ये तो हमारे कस्टमर हैं, ये हमारे यहाँ पैसा जमा भी करते हैं, तो वो उनको सस्ते दाम पर या सस्ती ब्याज दरों पर इंटरेस्ट, सस्ते ब्याज की दरों पे उनको पैसा दे भी देती है, मतलब उनका इजीली लोन भी हो जाता है। अब बात आती है कि दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा होता है अपनी अधिशेष का बचत। अपनी अधिशेष मतलब सब आपने देखा होगा, छोटे किसान जो होते हैं वो उतना ही अनाज पैदा कर पाते हैं जितना उनका पारिवारिक खर्च होता है। लेकिन बड़े किसान जो 2 से 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन रखते हैं
वो लोग क्या करते हैं साहब, अपने परिवार के खर्च के लिए भी अनाज उगाते हैं और साथ में उनके पास इतना एक्स्ट्रा होता है कि अपने पारिवारिक खर्च के बाद उनके पास अनाज बच जाता है। जब उनके पास वो अनाज बचेगा तो वो क्या करेंगे, उस अनाज को ले जाके मंडी में बेचेंगे और उसके बदले में उनको, उसके एवज में उनको कुछ पैसा मिलेगा और वो पैसा अपने बैंक में जमा कर देते हैं। इस पैसे को ही अधिशेष बचत कहा जाता है। तो इस तरीके से वो अपने अनाज को बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसका इस्तेमाल पूंजी के तौर पर करते हैं। अब अधिशेष कृषि उत्पाद की बात करेंगे कि साहब अधिशेष कृषि उत्पाद क्या होता है। जैसे सपोज करिए मैं एक 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन का किसान हूं और आप साहब 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन के किसान हैं। आपके फैमिली में भी 5 मेंबर है, मेरी फैमिली में भी 5 मेंबर है। मैं एक साल में 2 कुंटल या 200 केजी जो है गेहूं उगाता हूं और आप साहब, आपके पास जमीन का टुकड़ा ज्यादा है तो आप जो है वो 2000 केजी गेहूं उगाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है कि मैं 200 केजी उगाता हूं ना, तो साहब वो मेरे पारिवारिक खर्च के लिए ही पर्याप्त है। मेरे पारिवारिक खर्च के लिए ही पर्याप्त है कि मैं एक साल उस अनाज का इस्तेमाल अपने भोजन के लिए करूंगा। लेकिन आपने कितना 2000 केजी उगाया, आपकी भी जरूरत 200 केजी की है। आपके पास जो ये 1800 केजी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो आपके पास जो ये 1800 केजी एक्स्ट्रा गेहूं है ना, आप क्या करेंगे, इस गेहूं को ले जाएंगे और मंडी में बेचेंगे। तो इसी को बोला जाता है अधिशेष कृषि उत्पाद। ये बात तो याद रखनी है कि जरूरत से ज्यादा अनाज जब कोई उगा लेता है तो जो बचत वाला अनाज होता है, जरूरत के बाद जो शेष बचता है, उसको अधिशेष कृषि उत्पाद कहा जाता है। ये हर जगह होता है। जैसे हम देखा हो गेहूं के भी यही होता है, आलू में भी यही होता है। आलू जैसे आपने मान लीजिए आपको साल में 20 पैकेट की जरूरत है और आपने 200 पैकेट उगाया, तो बचा हुआ 180 पैकेट जो है वो क्या हो जाएगा, अधिशेष कृषि उत्पाद हो जाएगा। तो अधिशेष कृषि उत्पाद की बात की जाए तो बड़े किसान अधिक उपज होने पर पारिवारिक खर्च के बाद शेष को मंडी में बेचता है और उससे क्या कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। और इस मुनाफे को वो किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए पूंजी की व्यवस्था के तौर पर, और दोबारा फसल का उत्पादन करते हैं। मतलब जैसे इस वाले फसल में हमने जो अधिशेष से पैसा कमाया, अब अगली फसल जब हम करेंगे तो उसी पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और अगली फसल उगाएंगे। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं उनके साथ यह दिक्कत होती है कि वो सिर्फ अनाज कितना उगा रहे थे, अपने पारिवारिक खर्च के लिए। अब पारिवारिक खर्च के एवज में वो अपना अनाज उगा रहे थे, तो वो मंडी में कुछ बेचने नहीं जाएंगे और मंडी में जब कुछ बेचने नहीं जाएंगे तो उनके पास अधिशेष पूंजी नहीं आएगी और अधिशेष पूंजी नहीं आएगी तो फिर अगली फसल उगाने के लिए फिर से उनको किसके पास जाना पड़ेगा, किसी न किसी साहूकार के पास या किसी न किसी बड़े किसान के पास जाना पड़ेगा और फिर दोबारा से वो अपने लिए पूंजी की व्यवस्था करेगा। फिर से यही चक्र दोहराया जाएगा। इस तरीके से जो है पालमपुर के किसान अपने लिए पूंजी की व्यवस्था करते थे। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है वीडियो को दोबारा से बैक करने का। आप वीडियो को दोबारा बैक करिए, उसको जो है टाइम टू टाइम देखते रहिए। मैंने जिस हिसाब से आपको बताया है, आपकी बेसिक लाइफ के ही ये कॉन्सेप्ट हैं, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, इनको जो है इनकी बारीकियों को आप समझिएगा, अपने जीवन पे इंप्लीमेंट करिएगा, आपको चीजें और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से पूरे के पूरे पालमपुर में जो किसान थे वो अपने लिए किसका पूंजी की व्यवस्था कर रहे थे। उसके बाद बात आती है कि सब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी थी। देखिएगा, एक बात आपको जाननी होगी, एक होती है कृषि क्रियाएं और एक होती है गैर कृषि क्रियाएं। जो लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जो लोग खेतों में काम करते हैं, तो उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, कृषि क्रियाएं कहा जाता है। और जो लोग खेतों में काम नहीं करते हैं और कोई काम करते हैं, उनको कृषि क्रियाएं कहा जाता है। जैसे गैर कृषि क्रिया की बात करेंगे तो उन पे अभी हम बात करने वाले हैं। कृषि क्रिया की बात करेंगे, जैसे मैं अगर किसी खेत को करके गेहूं उत्पादित करता हूं तो मैं किसान हूं और मैं एक कृषि क्रिया में इन्वॉल्व हूं। अगर मैं एक कुम्हार हूं, मैं मटके बनाता हूं, मैं गिलास बनाता हूं मिट्टी के, या और भी कोई मिट्टी का इस्तेमाल करके कोई और भी कोई आइटम बनाता हूं, कोई इक्विपमेंट बनाता हूं, तो वो मेरी गैर कृषि क्रिया होगी। उसमें मैं अनाज का उत्पादन नहीं कर रहा हूं या किसी भी प्रकार का कच्चा माल नहीं बना रहा हूं। तो गैर कृषि क्रियाओं की बात की जाती है तो पालमपुर में ज्यादातर लोग जो है वो डेयरी का काम कर रहे हैं। डेयरी आप जानते हैं, भली भांति जानते होंगे। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले के आसपास कुछ लोग 2-4 भैंसों को रखते हैं और सब उनको चारा खिलाते हैं। चारा खिलाने के बाद उनसे दूध निकालते हैं और उस दूध को जो है मार्केट में बेचते हैं। या तो लोग चल के जाएंगे उसके घर पे, या वो चल के किसी और के घर पे देने जाएगा। तो जब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं की बात करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डेयरी। डेयरी में वहाँ के ज्यादातर परिवार भाई किसान थे। आपने देखा होगा किसानों के घर पे आपको भैंस या गाय, आपको जो है कोई भी दूध देने वाला जानवर जरूर मिलेगा। और पालमपुर में हमने देखा भी था कि साहब पालमपुर में जो लोग खेती कर रहे थे ना, वो ज्वार और बाजरा की फसल उगाते थे।
कब? वर्षा के टाइम पे। हमने बताया आपको वर्षा के टाइम पे वो लोग ज्वार और बाजरा की फसल उगाते थे, और जो नीचे वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल जानवरों को खिलाने में कराते थे। तो जो डेयरी का काम कर रहे थे वो लोग भैंसों को ज्वार और बाजरा खिला के जो है पाल रहे थे, और पालने के बाद क्या पैदा कर रहे थे? दूध पैदा करते हैं। और इस दूध को वो क्या कर रहे थे, पास के ही एक शहर है रामनगर, उसमें एक शीतलन केंद्र है जहाँ पे दूध को ठंडा करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, ऐसी जगह पे ले जाके उनको बेचते थे। और ये जो शीतलन केंद्र था रामनगर वाला, ये क्या करता था, इस दूध को बड़े बड़े टैंकरों में भर के बड़े बड़े शहरों में बेचता है, और फिर वापस से कंपनियां जो होती हैं वो प्रोसेसिंग करके इसको जो है मार्केट में बेचती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कौन, अमूल इंडिया हो गया, या वीटा हो गया, या नमस्ते इंडिया हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब शीतलन केंद्र हैं, और सब यहाँ से टैंकरों में, बड़े बड़े टैंकरों में दूध को भर के प्यूरिफाई करके इसका जो है प्रोसेसिंग करके इससे दूध अलग किया जाता है, मट्ठे को अलग बनाया जाता है, घी बनता है, पनीर बनता है, चीज बनता है, ये सब मटेरियल बनाती हैं कंपनियां, और उसके बाद बड़े बड़े शहरों में बेचती हैं। तो मतलब कि भाई पालमपुर के किसान डेयरी प्रोडक्ट से जो है अपना इनकम, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेते हैं, खेती भी करते हैं साथ में डेयरी का काम भी करते हैं। उसके बाद सब विनिर्माण का कार्य भी होता है पालमपुर में। विनिर्माण जो प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाते हैं, जैसे गांव में आपने शर्मा देखे होंगे जो नहीं लकड़ी का काम करते हैं, आपके बढ़ई जिनको बोलते हैं, तो बढ़ई लोग क्या करते हैं कि साहब लकड़ी लाते हैं और लकड़ी को थोड़ा सा और उसमें टेक्निक्स ऐड करके उसको कुर्सी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कुर्सी में। तो ये जो होता है ना कि प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल करके जब आप कोई नई चीज बनाते हैं तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाती है? विनिर्माण। तो ऐसे काम करने वाले पालमपुर में कितने परिवार हैं? 50 परिवार। और ये छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे मेज बनाना हो गया, शर्मा जो मतलब जो बढ़ई लोग होते हैं वो मेज बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं पालमपुर में। कुम्हार जो होते हैं वो साहब वो आपके लिए डिस्पोजल मिट्टी का गिलास बनाते हैं या मटका बनाते हैं आपके लिए। ऐसे काम करने में कहाँ के लोग लगे हुए थे? 50 परिवार लगे हुए थे पालमपुर के। और ये कहीं और से लेबर नहीं लाते थे, इनके परिवार के लोग ही इन कार्यों में लगे हुए थे। इनके घर के बच्चे, इनके घर की लड़कियां, इनके घर की महिलाएं, ये सब यही काम कर रही थी। उसके बाद सब तीसरा क्या इंपॉर्टेंट काम था? सब दुकानदार। आपने देखा होगा, अगर आप किसी गांव से आते हैं तो आपके गांव में क्या होगा कि आपके गांव से हर बार कोई व्यक्ति जो है बड़े शहर में नहीं जाता है, कि एक आपके गांव में कोई दुकान होगी वो बड़े शहर से जाता है, वहां से सब थोक के हिसाब से बिस्किट के पैकेट, गेहूं, चावल, दाल, आपकी जरूरत की चीजें खरीद के लाता है। फिर वो आपको थोक में खरीद के लाके और आपको जो है खुदरा मतलब फुटकर में एक एक करके आपको देता है। जैसे वो मार्केट गया और साबुन का एक पूरा गत्ता लेके आता है, और उसमें जैसे 24 साबुन निकलते हैं, तो एक साबुन को आपको जरूरत तो वो एक साबुन आपको देता है। इस तरीके से पालमपुर में लोग दुकान चलाते हैं। जिन दुकान कौन किए हुए है? साहब जिसका घर अंदर बना हुआ वो नहीं, जो सड़कों के किनारे घर बनाए हैं, जिनके घर सड़क के किनारे हैं, किसी बस स्टैंड के किनारे हैं, या जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, उन घरों में उन्होंने अपनी क्या बना ली? एक छोटी सी दुकान बना ली, और लोगों को जो है जनरल यूज का जो है सामान वो बेचते हैं। तो ऐसे लोग भी हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पालमपुर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद सब कुछ लोगों ने क्या किया कि जिनके पास जमीन नहीं थी उन्होंने अपना ई रिक्शा ले लिया। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ई रिक्शा ले लिया। लेकिन जब हम पालमपुर की बात करते हैं तो पालमपुर में लोग क्या चला रहे थे? तांगा और जीप जैसे यंत्र, जीप जैसे वाहन चलाकर जो है वो क्या कर रहे थे? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा रहे थे, और इसमें वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। तो जो ऐसा ही होता है, हम देखा होगा कि अगर कोई अच्छा मुनाफा किसी एक चीज में कमाता है तो दूसरे लोगों को भी लगता है नहीं यार यही काम करना चाहिए, इसमें अच्छा पैसा है। तो इस तरीके से पालमपुर के लोग पालमपुर और रायगंज के बीच में जो है वाहनों को चलाकर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के कारण क्या हुआ कि इस व्यवसाय से बहुत से लोग जो है वो जुड़ जाते हैं। तो पालमपुर में बहुत से लोग जो थे वो अब खेती से निकलकर किस में जुड़ रहे थे? परिवहन वाले क्षेत्र में जुड़ रहे थे। तो हमने ओवरऑल जो है पालमपुर के बारे में जाना कि पालमपुर के लोग अपने लिए पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं, और दूसरा साहब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या है। उम्मीद है पूरा का पूरा चैप्टर का जो आपका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे और आसान शब्दों में समझा दिया है। आप जब भी नोट्स बनाना तो मैंने जिस तरीके से ये आपका फ्लो चार्ट के तौर पे बनाया है, आप ऐसे बनाइएगा। इसको आप एक बार देखेंगे और आपका जो है माइंड जो है इसको आसानी से समझ जाएगा, और चीज़ें बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी। जाते जाते मैं एक बात और कहूँगा आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
और हमारे सारे वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो वीडियो पे आते हैं और वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। अगर आप वास्तविकता में क्लास 9 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम और भी ऐसे टॉपिक्स पे जो है आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।